जितना ज़्यादा ज़रूरी पेशाब की नाली की लुब्रिकेशन है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इस नाली को फेरते वक्त सफाई का इंतज़ाम और सफाई की एहतियात रखना है। सारे पेशेंट मेरे पास स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की जो तशरीफ़ लाते हैं, जो न्यूली डायग्नोज होते हैं, जो पहले सर्जरी करा चुके होते हैं, सभी लोग अक्सर आकर कुछ चंद सवालात हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग करते हैं, जिनमें से ये कि मेरी बीमारी का क्या इलाज है, मेरी बीमारी मुझे कैसे हुई, क्या इसका कोई 100% इलाज है और क्या इसके बाद मुझे कोई एहतियात करनी पड़ेगी, कोई नलकी वगैरह फेरनी पड़ेगी, अगर नलकी फेरनी पड़ेगी तो उससे रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान एज वेल एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर्स क्लिनिक सादकाबाद। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी क्वेरीज़ होती हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर पेशेंट्स के लिए उनके सवालात का जवाब दे दूँ। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमारे पास स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के आते हैं, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो बड़े कॉमन सवाल करते हैं जो अमूमी तौर पर सब लोग ही कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा से रिलेटेड मेरे चैनल पर पहले भी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वो काइंडली देख लीजिएगा। मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बेसिकली क्या होता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी पेशाब की नाली किसी भी वजह से सिकुड़ जाती है और उसका जो नाली का कैलिबर है वो इतना बारीक हो जाता है कि जैसे आप एक कोई पेन ले लें, पेन की निब जितनी होती है उससे भी ज़्यादा कमज़ोर और कुछ पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। अब स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की जो हैं वो क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की मुख्तलिफ़ कॉजेज़ होती हैं। अमूमी तौर पर जो पेशेंट हैं हमारे पास आते हैं वो ट्रॉमा के साथ आते हैं। यूरेथ्रल ट्रॉमा किसी भी वजह से हो, मतलब जो यूरेथ्रा की अंदर की लाइनिंग है वो किसी भी वजह से ख़राब हो जाए तो वो स्ट्रक्चर बनाने का उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस या इम्कान हो जाता है। कोई भी पेशेंट जिसको पेशाब की नाली लगी रहे, पेशाब की नाली के वक्त उससे ट्रॉमा हो जाए या पेशाब की नाली का कोई भी उसको ऑपरेशन हो बज़रिया कैमरे, चाहे वो गदूद की ऑपरेशन हो, मसाने के कैंसर का ऑपरेशन हो या इससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो, उन सब के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप करने की टेंडेंसी मौजूद रहती है। ये और बात है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर स्ट्रक्चर बहुत जल्दी पैदा हो जाता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर अमूमी तौर पर कदरे लेट जाकर डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर ट्रॉमा के बाद ट्रॉमा बेशक डायरेक्ट हो, जो बिटवीन द लेग्स अगर आपको कोई चीज़ हिट करे उसके अंदर, या अगर आपका पेल्विक फ्रैक्चर हो जाए, मतलब कूल्हे की हड्डी अगर आपकी फ्रैक्चर हो जाए और साथ में ब्लड आना लग जाए आपकी यूरिन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपकी यूरेथ्रा जो है वो डैमेज हो गया है। ऐसी सूरत के अंदर लेटर ऑन पेशेंट जो है वो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जो है वो डेवलप कर लेता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर STDs होती हैं, गोनोकोकल इन्फेक्शन, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस की है। उसके अंदर जो है पेशाब की नाली के अंदर से मुतवातर पस आती रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशाब की नाली जो है सोजिश की वजह से तंग हो जाती है और वहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बनने की। अब एक पेशेंट को जब स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बन जाता है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो होता है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, और अगर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि बड़ा हो तो फिर उसका ओपन ट्रीटमेंट भी होता है। आजकल एक और एडवांस चीज़ है जिसे ऑप्टिल्यूम बोलते हैं। वो बेसिकली कैथेटर होता है जिसके अंदर बाहर जो है कुछ मेडिसिन लगी होती है जो स्ट्रक्चर को दोबारा होने से बचाती है। तो जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, उनके लिए जो आइडियल ट्रीटमेंट होती है वो DVIU IUU बोलते हैं, मतलब एंडोस्कोपिक कैमरा से हम उसको कट लगाकर ओपन कर देते हैं और पेशेंट को पेशाब की नाली डाल देते हैं। पेशाब की नाली कुछ दिन लगी रहती है, उसके बाद पेशेंट की पेशाब की नाली निकाल दी जाती है और पेशेंट को एक नलकी या नाली फेरना सिखा दिया जाता है। अब इसी टॉपिक में हम दोबारा से आते हैं। इसके अलावा मैं जो दूसरी ऑप्शन है उससे ज़िक्र कर दूँ। दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो ये कि यूरेथ्रोप्लास्टी बेसिकली एक बड़ा ऑपरेशन होता है। उसमें आपकी जो नीचे की जगह है पेशाब वाली नाली की, उसके ऊपर कट लगता है और वहाँ पर पेशाब की नाली को अच्छी तरह मोबिलाइज़ करके उसके जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है उसे निकाल दिया जाता है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके बाद उसको टांके लगाकर बंद कर दिया जाता है। ऐसी सूरत के अंदर भी आपकी पेशाब की नाली लगी रहती है और उसके बाद हो सकता है आपको कुछ अरसे के लिए पेशाब की नलकी भी फेरनी पड़े।
तो जो पहला सवाल पेशेंट करते हैं मुझसे वो ये कि मुझे बीमारी क्यों लगी, उसका जवाब मैं ऑलरेडी एटियोलॉजी में आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे जो लोग सवाल करते हैं वो ये कि क्या इसका 100% इलाज मुमकिन है। मैं ये बताता चलूँ कि ये बहुत ही गंदी बीमारी होती है इस सेंस में कि इसकी रिकरेंस का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम जो भी ऑपरेट करते हैं उसके बाद पेशेंट को CIC नलकी फेरना सिखाते हैं। वो उसका मकसद यही होता है कि पेशाब की नाली मुतवातर तौर पर खुली रहे। अगर एक पेशेंट पेशाब की नाली फेरना बंद कर देता है तो वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशाब की नाली बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की रिकरेंस हो जाती है। तो इस बीमारी का 100% जो डेफिनेटिव इलाज है वो कोई भी नहीं है, लेकिन यूरिथ्रोप्लास्टी जो ओपन प्रोसीजर है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या कैमरे वाले ऑपरेशन से। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की अलग इंडिकेशंस होती हैं, वो कहीं और के स्ट्रक्चर के लिए होता है, और अगर बड़ा स्ट्रक्चर है, लंबा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए फिर अल्टीमेटली ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे पेशेंट अक्सर ये सवाल करते हैं कि नाली फेरना ज़रूरी है, या नाली फेरना है अगर ज़रूरी तो कितना अर्सा में फेरनी पड़ेगी। देखें, बात यह है कि नाली फेरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट, मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो ऑपरेशन करते हैं लेकिन उसके बाद नाली नहीं फेरते, अल्टीमेटली उनको स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो अगर आप नाली नहीं फेरेंगे जैसे आपके फिजिशियन ने आपको एडवाइस किया है, तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रक्चर की रिकरेंस दोबारा हो जाएगी। और दूसरा नंबर पे कब तक फेरनी है ये आपको आपका फिजिशियन ही अच्छे तरीके से गाइड करेगा। कुछ पेशेंट्स में हमें कुछ ज़्यादा अरसा फेरनी पड़ती है और कुछ पेशेंट्स के अंदर रिलेटिवली कम अरसे। अल्टीमेटली शुरू में जब हम पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं तो डेली बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। कुछ केसेस में सुबह शाम दोनों दफ़ा नाली फेरना सिखाते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद डेली बेसिस पे, फिर उसके बाद गैप बढ़ा दिया जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट को वीकली या ट्वाइस वीकली पे भी लेके आया जाता है। अमूमी तौर पर ये जो है सिलाई फेरना, नाली फेरना, ये तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक तो अमूमी तौर पर रहता है, और इसके बाद भी कंटिन्यू रखा जा सकता है एज़ पर नीड ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा पेशेंट ये सवाल करते हैं कि क्या मुझे पेशाब की नाली ख़ुद मैं फेर सकता हूँ। इसका जवाब ये है कि बेशक आप ख़ुद फेर सकते हैं, और अमूमी तौर पर जो पेशेंट हैं मेरे वो ख़ुद ही फेरते हैं, क्योंकि किसी और की अगर हेल्प लेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें जो भी पेशेंट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर यूरिथ्रा का, उसको प्रॉपरली हम तरीका समझाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक नाली है जिसे नेलेटन बोला जाता है। इसका एक खसूसी नंबर होता है, 14 से 16 नंबर की हम यूज़ करते हैं अमूमी तौर पर। पेशेंट को समझाया जाता है कि ख़ास तौर पर स्टरलाइजेशन का नहीं तो कम से कम सफाई का ख्याल लाजमी रखें। अपने हाथों को अच्छी तरह धोए, अपने पेशाब की नाली को लुब्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से करें। पेशाब की नाली की लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी पेशाब की नाली की लुब्रिकेशन है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इस नाली को फेरते वक्त सफाई का इंतज़ाम और सफाई की एहतियात रखना है। अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें, अपने पेशाब की जगह को अच्छी तरह साफ़ करें, और जो आपकी नाली जो आपने फेरनी है उसको वैसे तो डिस्पोजेबल होती है, अगर आप सबसे अच्छी बात यह है कि हर दफ़ा नई नाली इस्तेमाल करें, उससे इन्फेक्शन का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर इन केस आप नहीं कर सकते तो उस नाली को अच्छी तरह स्टरलाइज़ करें, किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो साफ़ रहे, और उसको अच्छी तरह जो भी स्टरलाइजिंग फ्लूइड है वो लगाकर इस्तेमाल करें। इन केस अगर आप नहीं कर सकते ख़ुद, तो किसी और की हेल्प के साथ भी आप CIC कर सकते हैं, लेकिन CIC या सेल्फ कैथेटराइजेशन या नलकी फेरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रक्चर यूरिथ्रा के पेशेंट्स के। इसके अलावा एंड पे मैं बताता चलूँ कि इस नाली फेरने की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, अगर एक पेशेंट सफाई का ख्याल नहीं रखेगा, स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं रखेगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जो है वो मुख्तलिफ इक़साम का होता है, पेशाब की नाली का हो सकता है, मसाने तक का भी हो सकता है, और इससे ऊपर भी जा सकता है। इसके अलावा अगर एक पेशेंट प्रॉपरली जो है अपनी पेशाब की नाली ऊपर तक नहीं फेर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्ट्रक्चर की जगह है जिसको ऑपरेट किया गया है उसको बाईपास नहीं कर रहा। तो जो मकसद है CIC का या सेल्फ कैथेटराइजेशन का वो अचीव नहीं कर पा रहे, और ऐसी सूरत के अंदर भी रिकरेंस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि ब्लीडिंग हो सकती है। अगर एक पेशेंट प्रॉपर अपनी पेशाब की नाली को जेल लगाकर लुब्रिकेट ना करे, तो ऐसी सूरत के अंदर पेशाब की नाली डालते वक्त ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। पेशेंट फेंट भी कर सकता है और दोबारा एडमिशन की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसलिए
lubrication of the urethra is very much important. So that was all about the CICS self catheterization. I hope आपके जो सवालात हैं उनका मैंने जवाब दिया होगा। और अल्टीमेटली मैं ये बताता चलूँ कि स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा जो है एक बहुत ही रिकरेंस के मामले में बहुत गंदी बीमारी है। मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर भी उसके बावजूद भी पेशेंट को कभी ना कभी रिकरेंस होने का चांस रहता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।